हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और भी टॉपिक्स, इससे पिछले सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ। ठीक है, आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ध्यान से समझना, सारा समझ में आ जाएगा ये होता क्या है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें बेसिकली हमें बताता क्या है, ये हमें सारा एक तरह से जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई थी, ठीक है, तो उसके बाद हमें दी गई थी क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये हमें एक्सप्लेन करके पूरा बताता है कि कब लिगेंड पेयर करेंगे, कब पेयरिंग होगी, कब पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, मतलब पूरा एक तरह का प्रूफ एक तरह से समझ सकते हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है, ऐसे होता है ऑक्टाहेड्रल, है ना। आपने डीसीएस बनाई होंगी, है ना। मेटल आयन जो होगा, सेंट्रल मेटल हम जो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो ट्रांजिशन मेटल में जो सेंट्रल मेटल आयन है उसमें कितने होंगे, डी ऑर्बिटल्स होंगे उसके, है ना। तो हम सबसे पहले डी ऑर्बिटल्स बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, मैं यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स बना लेता हूँ, डी एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स और वाई के बीच में होगा डी एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डी वाई जेड, ये वाई और जेड के बीच में होगा यहाँ पर ये ऑर्बिटल। अभी समझ में आएगा मैं क्यों बना रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर डी जेड एक्स, यहाँ या जेड एक्स बोलो या एक्स जेड बोलो, एक ही बात है। मैं यहाँ पे एक्स जेड लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और इसके बाद एक और आएगा स्ट्रक्चर जिसमें क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ और इसको वाई मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसको जेड मान लेता हूँ, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डोनट शेप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर, ये हमारी जेड एक्सिस हो जाएगी। इसको हम यहाँ से ऐसे मान लेते हैं वाई, और इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको करवा रहा हूँ सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल। तो सबसे पहली लाइन हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल आयन जो होगा, जब मेटल आयन के पास डी ऑर्बिटल होंगे, जो कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, 5 डी ऑर्बिटल होंगे। अभी ये क्या है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल है। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब ऑल हैव सेम एनर्जी। ठीक है, ऑल हैव सेम, सभी की एनर्जी सेम है। जब लिगेंड मेटल आयन के पास आएगा, सेंट्रल मेटल आयन के पास आएगा, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल को मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल मैंने यहाँ पर बना दिए। ठीक है, अब देखो जब सेंट्रल मेटल आयन डी, अभी क्या है, सभी सेम है, सभी की एनर्जी सेम है डी ऑर्बिटल में। लेकिन जब मेटल आयन के पास क्या आएगा, लिगेंड आएगा, लिगेंड के पास क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेशन के लिए आ रहा है। लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। और डी ऑर्बिटल के पास मेटल जो है, मेटल के डी ऑर्बिटल के पास भी क्या है, खुद के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो भी मेटल आप पढ़ रहे हो, चाहे आयरन हो, कोबाल्ट हो, निकिल हो, मैंगनीज हो, स्कैंडियम हो, चाहे कुछ भी हो, उन सभी के पास जो इनके डी ऑर्बिटल है उसके अंदर क्या है, उनके खुद के भी इलेक्ट्रॉन है। और साथ साथ में जो डोनेशन करने के लिए आ रहा है, कौन, लिगेंड, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, रिपल्सन होंगे। तो अभी जब लिगेंड बहुत दूर है तो इसके पास कोई रिपल्सन नहीं हो रहा, ये आराम से बैठा हुआ है, सभी की एनर्जी सेम है। लेकिन जैसे ही ये इसके पास आता है बच्चों, ये जैसे ही इसके पास आता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, अभी ये क्या हो रहा है, लिगेंड अभी थोड़ा सा इसके पास आया है तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो गया। अब जैसे ही लिगेंड इसकी बिल्कुल पास आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, इसी कॉन्टेक्ट में, तो ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। 1 ऊपर 2 ऑर्बिटल और नीचे 3 ऑर्बिटल। ठीक है, अभी लिगेंड ने यहाँ पर क्या है, लिगेंड ने क्या किया है, अप्रोच किया है यहाँ पर। ठीक है, लिगेंड इज अप्रोचिंग,
जैसे लीगेंड आया यहाँ पर तो क्या हुआ, ये दोनों स्प्लिट हो गए, इसलिए हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड, यहाँ हम सिंपल बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। तो ये ऑक्टाहेड्रल के जो डी ऑर्बिटल थे ये क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, है ना, डी ऑर्बिटल हो गए स्प्लिट हो गए। यहाँ पर देखो होगा क्या, स्प्लिट हो गया तो ये 3 पार्ट में ब्रेक हुआ और ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, 5 थे क्योंकि हम इस वाले को नाम देते हैं T2G। 2 सेट होते हैं 3 ऑर्बिटल में, इसको हम बोलते हैं T2G सेट और इसको हम बोलते हैं EG सेट, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो सेंट्रल से जो लाइन जा रही है इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर, बैरी सेंटर बोलते हैं। और यहाँ से और यहाँ तक के जो इतनी जो एनर्जी होगी वो होगी -0.4 डेल्टा नॉट, और यहाँ से जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन को जो चाहिए होगी वो होगी +0.6 डेल्टा नॉट। मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आने के लिए -0.4 डेल्टा नॉट एनर्जी चाहिए और इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर इस ऑर्बिटल में जाने के लिए +0.6 डेल्टा नॉट एनर्जी चाहिए, ठीक है। और अगर हम पूरा कैलकुलेट करके बताएं, अगर कैलकुलेट वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बताऊँ आपको तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं सिंपल डेल्टा नॉट बोलते हैं, ठीक है। डेल्टा नॉट बोल दो या डेल्टा टी बोल दो। डेल्टा नॉट का मतलब क्या है, डेल्टा नॉट और डेल्टा टी कब आएगा, यहाँ पर जो डेल्टा जो है वो क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा नॉट जो है वो क्या शो कर रहा है, कितनी एनर्जी चाहिए इसको इसमें आने के लिए, नीचे आने के लिए, तो नीचे आने के लिए इसको कितनी चाहिए, -0.4 डेल्टा नॉट एनर्जी चाहिए, और इसको ऊपर वाले ऑर्बिटर में जाने के लिए 0.6 + 0.6 डेल्टा नॉट एनर्जी चाहिए। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल, मतलब नॉट का मतलब क्या है, ये O है, O मतलब ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, अभी समझ में आएगा अच्छे तरीके से सारा कुछ हुआ क्या यहाँ पर। और एक बात और, ऑक्टाहेड्रल में मेन चीज़ याद रखना, जो लीगेंड होता है, लीगेंड अप्रोच ऑन द एक्सिस, ठीक है। लीगेंड जो होगा कहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश करेगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पर आएगा वो, ऑन द एक्सिस आएगा, किसमें, इन ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। इन किसमें, ऑक्टाहेड्रल में। याद रखना बच्चों, ऑक्टाहेड्रल में लीगेंड कहाँ पर आने की कोशिश करता है, ऑन द एक्सिस आने की कोशिश करता है। अब देखो यहाँ पर ऑन द एक्सिस कौन कौन से हैं, यहाँ पर जो ऑर्बिटल बने हुए हैं ये ऑन द एक्सिस है, यहाँ पर ये, और ये ऑन द एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, ये लोब दिख रहा है जो। लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये वाले बिटवीन द एक्सिस हैं, और ये भी बिटवीन द एक्सिस, ये भी बिटवीन द एक्सिस, लेकिन ये ऑन द एक्सिस हैं। तो ये ऑन द एक्सिस होने की वजह से क्या हुआ, जब लीगेंड आएगा ऑन द एक्सिस, लिखा हुआ टुवार्ड्स लीगेंड अप्रोच टुवार्ड्स ऑन द एक्सिस, लीगेंड आ रहा है कहाँ पर, लीगेंड आ रहा है यहाँ से ऑन द एक्सिस, तो क्या करेगा, इसके पास भी खुद के क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये सेंट्रल मेटल आयन के सभी डी ऑर्बिटल है, सभी के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सबके पास इलेक्ट्रॉन है खुद के मेटल आयन के, और लीगेंड के पास भी आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी लेकर के आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो वो दूर भागने की कोशिश करेंगे, रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इन तीनों में ये बीच में है, लीगेंड कहाँ से आ रहा है, एक्सिस की तरफ से आ रहा है, यहाँ पर लीगेंड एक्सिस की तरफ से आ रहा है, यहाँ पर लीगेंड एक्सिस की तरफ से आ रहा है, तो रिपल्सन कौन सा फील करेगा, ये वाला कम फील रिपल्सन करेगा, ये वाला रिपल्सन ज़्यादा फील करेगा, और ये वाला भी ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा। सेम इसमें भी ये तीनों कम रिपल्सन फील, क्योंकि ये दोनों बीच में है इसके, तो लीगेंड आ रहा है कहाँ से, ऑन द एक्सिस, और यहाँ पर लीगेंड ऑन द एक्सिस आएगा तो ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा, ठीक है, ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, तो इन दोनों ऑर्बिटल को मैंने यहाँ लिख दिया। ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल क्या नाम है, dx² - y², और इस ऑर्बिटल का क्या नाम है, dz², ठीक है। समझ में आया ये कैसे हुआ।
अब सोच रहे, अब समझ में आया, ये ऊपर नहीं रख सकते, इसको नीचे नहीं रख सकते, किस में, ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में इसको हमने ऊपर क्यों रखा, दो सेट्स को ऊपर क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर जो लोब्स थे ये दोनों किस पे थे, इन बिटवीन ऑन द एक्सिस थे, तो इसलिए इसमें हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल में भी लिगेंड जो आते हैं ऑन द एक्सिस आते हैं, इसलिए इन दोनों की एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई तो रिपल्सन बढ़ गया, तो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो ये ऊपर की तरफ चले गए। इनमें रिपल्सन नहीं है, शांति से बैठे हुए बेचारे, तो ये अपना आराम से नीचे आ गए। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड और ये डी एक्स जेड। ठीक है, ये तीनों। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो बच्चों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो, अभी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम देखेंगे कि अभी इन तीनों की, अभी इनकी एनर्जी सेम है ना, इन पांचों की एनर्जी सेम है। जब लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो ये थोड़ी सी बढ़ गया, इसकी एनर्जी बढ़ गई तो ये ऊपर चला गया। जब बिल्कुल अप्रोच कर चुका है, बिल्कुल लिगेंड पास में आ चुका है, तो अब ये क्या हो जाएंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। अब पहले ऊपर दो सेट थे, अब ये दोनों सेट नीचे आ जाएंगे, किसमें, टेट्राहेड्रल में। पहले नीचे तीन सेट थे, अब ये आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसका नाम क्या रहेगा, T2G सेट, और इसका नाम क्या रहेगा, EG सेट। लेकिन हम जो टेट्राहेड्रल होता है इसके अंदर हम G हटा देते हैं। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि कौन सा सेट, T2, और इसको बोलेंगे E सेट। ठीक है, सिंपल। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब लिगेंड, अब इस तरीके से ये ऊपर क्या हुआ, ये दोनों सेट नीचे किए हुए। देखो इसमें भी सेम वही होगा, ये क्या होगा, बेरी सेंटर, और यहाँ पर क्या होगा, 0.6 डेल्टा टी आएगा अब यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 0.4 डेल्टा टी यहाँ पर आएगा, और दोनों को अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक साथ लिखूँ तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी क्या है यहाँ पर, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन बोल दो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोल दो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ पर ये दोनों नीचे क्यों आए, ये दोनों ऊपर आए, ये ऊपर आने का, ये तीनों ऊपर आए, इसका मतलब क्या है, इनकी एनर्जी बढ़ गई। तो यहाँ पर लिगेंड ने कैसे अप्रोच किया होगा, लिगेंड अप्रोचेस इन बिटवीन द एक्सिस। यहाँ पर लिगेंड ने इन बिटवीन द एक्सिस किया होगा टेट्राहेड्रल में। ठीक है, टेट्राहेड्रल के लिए तो लिगेंड्स ने इन बिटवीन द एक्सिस यहाँ पर अप्रोच किया। लिगेंड्स कहाँ से आया, इन बिटवीन द एक्सिस के बीच में से, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, यहाँ से आ रहा है लिगेंड, यहाँ से आ रहा है, इसके पास भी खुद के इलेक्ट्रॉन है इसके, और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो ये तीनों रिपल्सन ज़्यादा फील करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास रहेंगे, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये तीनों रिपल्सन ज़्यादा फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड आ रहा है बिटवीन द एक्सिस आ रहा है। लेकिन इसमें देखो बिटवीन द एक्सिस है नहीं, इसमें भी देखो बिटवीन द एक्सिस है नहीं, तो दूर है, तो ये कम रिपल्सन फील करेगा, तो ये कम रिपल्सन फील करेगा तो नीचे रहेगा आराम से दोनों सेट। ये तीनों ज़्यादा फील करेंगे रिपल्सन, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, रिपल्सन ज़्यादा फील करेंगे तो ये ऊपर की साइड चले जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों कम रिपल्सन फील करेंगे तो आराम से नीचे बैठे रहेंगे अपना। ठीक है, ये कौन कौन से देख लो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये कौन सा है बच्चों आपका, डी जेड स्क्वायर, और ये कौन सा है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और डी जेड एक्स या एक्स जेड मान लो। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं पेयरिंग एनर्जी के बारे में। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसको इसमें जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, डेल्टा नॉट एनर्जी चाहिए, इसको डायरेक्ट इसमें से इसमें जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी कितनी है, डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट उसमें जाने के लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए, डेल्टा टी। या अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल में भी वहाँ से उस ऊपर वाले में जाने के लिए डेल्टा ओ एनर्जी चाहिए। तो इसकी हम बात करते हैं, पेयरिंग एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं पेयरिंग एनर्जी एंड
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा नॉट लेके चल रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल में हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल समझ जाओगे तो वो भी समझ जाओगे। अभी मैं बात करके चल रहा हूँ किसकी, मान के चलो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, ये मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ D4 का, ठीक है, D4 मतलब D में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये कैसे स्प्लिट होगा, इस तरीके से 1 2 3, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, या तो चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आए या चौथा इलेक्ट्रॉन उसमें आए, ठीक है। मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ इसी चीज़ को। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये मत सोचना कि D4 क्यों ले रहे हो, हम कुछ भी ले सकते हैं, D4 D5 D6 D7, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए समझाने के लिए मैंने बताया है ये D4, ठीक है। जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझ जाओगे तो ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पर 1 2 3 अब 4, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ सकता है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ सकता है। हम यहाँ बोलते हैं T2G सेट, ये EG सेट, T2G सेट, ये EG सेट, ठीक है। यहाँ इन दोनों के बीच में जो एनर्जी कितनी है टोटल, डेल्टा नॉट, कितनी एनर्जी चाहिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जाएगा, अब देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इसमें जाना है तो उसको डेल्टा नॉट एनर्जी चाहिए, ठीक है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बचा था इसको इसमें ही आना है, इसमें नहीं जाना, इसमें आना है, इसका मतलब क्या है कि इसको क्या चाहिए, अगर पहले से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें एक इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसमें लाना चाहते हो आप, ठीक है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन था, अगर इसमें ये लाता, इसमें अगर आता तो हमें चाहिए थी कौन सी एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी चाहिए थी। पेयरिंग एनर्जी समझ जाओ क्या होती है, जब भी हमें पेयरिंग करनी होती है तो पेयरिंग, देखो वर्ड से पता चल रहा है, पेयरिंग करते समय जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। लेकिन ठीक है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले ऑर्बिटल में भेजना है तब हमें क्या चाहिए बच्चों, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है, मतलब डेल्टा नॉट एनर्जी चाहिए। लेकिन जब इसको यहीं पर रहना है तो पेयरिंग एनर्जी चाहिए। तो जब आपका पेयरिंग एनर्जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब पेयरिंग एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी या कम होगी, किससे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से। कम एनर्जी चाहिए है ना, कम एनर्जी में काम चल जा रहा है, तो ये कौन सा होगा, इस तरीके से इसमें आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग एनर्जी कम लग रही है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लग रही है, तो वो ऊपर क्यों जाएगा, थोड़ा ये सोचो। अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, ठीक है, तो अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो हम ज़्यादा एनर्जी क्यों खर्च करें। वो चाह रहा है कि नहीं भाई, अगर मुझे यहीं पर रहने के लिए मुझे पेयरिंग एनर्जी कम चाहिए, कम लग रही है, तो मैं यहीं पर रह लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अब कम हो और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो, फिर क्या होगा, अब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब अब ऊपर जाने के लिए इसको कम एनर्जी चाहिए और इसको नीचे इसी में रहने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये क्यों रहेगा, क्यों पेयरिंग करेगा, तो इसलिए जिसमें आराम पड़ रहा है, जिसमें कंफर्ट पड़ रहा है, कंफर्ट किसमें हो रहा है, इसको ऊपर जाने के लिए ये चाह रहा है कि भाई मुझे कम एनर्जी में मैं ऊपर पहुंच जा रहा हूं, तो मैं क्यों रहूं इसमें, ठीक है। अगर काम कम खर्च में भी हो रहा है तो कोई ज़्यादा खर्च क्यों करेगा पैसे, सेम एनर्जी में बात हो रही है, ठीक है, तो कम एनर्जी लग रही है तो इसलिए ऊपर चला गया। इसका मतलब हम इसमें बोल सकते हैं कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड जा रहा है तो हमारा यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है इसमें तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, आपका पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। अब देखो यहाँ से समझ में आ गया। अब इसके बाद एक मेन
बात बताता हूँ, दिमाग खुल जाएगा आपका। अब आपको समझ में आएगा कि जो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, नहीं, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, दो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी ना। अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जब हम कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कई सारे क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन आए होंगे 3D 4s 4p, है ना, ऐसे क्वेश्चन आए होंगे 4p, फिर 4d, आगे 4d भी आता है, मैंने यहाँ लिख देता हूँ 4d का, ठीक है। 3s 4p 4d किया है, क्वेश्चन किया है ना कि ये पैरामैग्नेटिक है तो ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक क्यों है, ये डायमैग्नेटिक है तो ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन किए है ना, मैंने करवाए हुए अभी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन किए थे आपने कि ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है तो क्या होता है, पेयरिंग हो जाती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग हो जाती है। अब पेयरिंग हो जाएगी तो क्या होगा बच्चों, अगर मान के चलो पेयरिंग इसी के अंदर हो गई, इसी के अंदर पेयरिंग हो गई तो क्या होगा, पेयरिंग हो गई इसी के अंदर तो क्या होगा। अब देखो इसमें यहाँ पर 1 2 3 एंड यहाँ पर 4 आ गया, 1 2 3 4। अब मैंने यहाँ पे पेयरिंग करवा दी, अगर ये मान के चलो पेयरिंग हो जाती है यहाँ पर, ये चौथे इलेक्ट्रॉन की इसमें पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। यहाँ पेयरिंग हो गई ना चौथे इलेक्ट्रॉन की इसी में, अब ये 3 ये रहे और ये 2 ये रहे। तो इसमें देखो यहाँ पर हम अगर जो कॉम्प्लेक्स आएगा यहाँ पर हम ऐसे करते थे, याद है। अब यहाँ पर जो लिगेंड आएगा यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बनाएगा, तो मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3, ठीक है। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी, D2sp3। तो समझ में आया D2sp3 कैसे होती थी, देखो 2 ऑर्बिटल खाली है D के, तो D2 फिर sp3। लेकिन सेकंड केस क्या हो सकता था, अगर ऐसे ना हो, अगर ये पेयरिंग ना हो, सिंगल और चौथे ऑर्बिटल में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये फिर चौथे ऑर्बिटल में आ जाए, ऐसे चौथे ऑर्बिटल में, ठीक है। और पांचवा ऑर्बिटल देखो खाली है, फिर क्या होगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बताओ, फिर क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, दिमाग लगा के बताओ। ये तो नहीं होगी ना, ऐसे तो नहीं होगी ना, DsP3 ऐसे तो नहीं होगी, 1 2 और DsP4 होगी, 6 होते हैं ना, ऑक्टाहेड्रल होते हैं तो 6 होते हैं, तो DsP4 तो ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं है। तो किसी अगर तुम बोलो कि DsP4 ले ले हम, तो ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, या तो D2sp3 अभी बताया, और या तो sp3d2 होगा, तो इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर होगा sp3 और d के 2, ये क्या होगा, ये क्या है 3d का, ये 4s का, ये 4p का है और ये 4d का है। समझ में आ रहा है। तो अब अगर यहाँ पे इस तरीके से होगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें और चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें, तो हमारी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d2। यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगी, तो मतलब इसमें हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d2, और इसमें हाइब्रिडेशन क्या है, इसमें d2sp3। मतलब ये बाहर की साइड बन रहा है, इस D से बाहर की साइड बन रहा है, तो मतलब sp3d2, मतलब ये क्या हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें D का कोई भी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए बाहर की साइड है D से बाहर, इसलिए हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें हम और भी क्या बोल सकते हैं, ये क्या शो कर रहा है, हाई स्पिन शो कर रहा है। देखो सभी सिंगल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, पैरामैग्नेटिक होगा, हाई स्पिन होगा, हाई स्पिन एंड क्या और क्या शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। अब समझ में आया किस तरीके से होता है ये, देखो पूरा अच्छे से समझा दिया मैंने। अगर D2sp3 होता, ठीक है, ये अगर पेयरिंग हो जाती इसमें, तो यहाँ पर दो ऑर्बिटल, 2 लिगेंड यहाँ पर आ जाते, तो ये D2sp3 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये D2sp3 हो जाता है यहाँ पे, D2sp3, तो फिर यहाँ से ये दोनों हट जाते, ठीक है। तो अब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गए, अब पेयरिंग हो गई, देखो तो पेयरिंग हो गई, तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक भी हो जाएगा, डायमैग्नेटिक भी हो जाएगा, लो स्पिन भी हो जाएगी इसमें, क्योंकि इसमें स्पिन ज़्यादा है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन कम है, तो डायमैग्नेटिक होगा, लो स्पिन होगा, और क्या होगा बच्चों, और क्या होगा, बताओ। हाँ, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था। अब D के अंदर भी बन रहे हैं लीगेंड, D के अंदर भी लीगेंड अटैच होंगे, तो ये क्या होंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। समझ में आ गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूरी तरीके से।
ठीक है, पेयरिंग एनर्जी समझ में आ गई, क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी समझ में आ गई, और ये ऐसे क्यों होता है समझ में आ गया। देखो अच्छे से समझा दिया मैंने आज, ठीक है, तो पूरा एक तरह से कह सकते हो कि क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। ठीक है सुनो, तो ये वीडियो यहाँ तक मैं ख़त्म करता हूँ, ये तुम्हारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और बताओ वीडियो कैसी लगी आपको, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।